नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। न्यूज़ हेडलाइंस में इन दिनों बस एक ही नाम गूंज रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पेटीएम। चारों तरफ जैसे खरबली सी मची है, शेयर्स गिर रहे हैं और आम जनता अपने पैसों को लेकर परेशान है। तो आज बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल एक 8K वीडियो की क्लैरिटी के साथ इस पूरे मुद्दे को डिकोड किया जाएगा। असल में पर्दे के पीछे हुआ क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस वक्त हर भारतीय फिनटेक यूजर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या फोन में मौजूद पेटीएम ऐप अब काम करना बंद कर देगा? क्या मार्केट में हर दुकान पर दिखने वाले वो साउंड बॉक्स अचानक से मूक हो जाएंगे? एक अजीब सा पैनिक है। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर बंद क्या हुआ है और किस पर यह गाजगिरी है। भाग 1, पेटीएम बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई। और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखिए, ये कोई आम पेनाल्टी या छोटी मोटी फाइन नहीं है, बल्कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लिया गया एक बेहद सख्त, एक तरह से अल्टीमेटम वाला कदम है। इसका सीधा मतलब है कि इस संस्था को अपने बैंकिंग ऑपरेशंस पूरी तरह से रोकने ही होंगे। भाग 2, पेमेंट्स बैंक्स क्या होते हैं। अब इस बैन की गहराई में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये पेमेंट्स बैंक भला क्या है? क्योंकि सच मानिए, ये वो आम बैंक बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में अक्सर सोचा जाता है। जब भी बैंक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एसबीआई, एचडीएफसी, लंबी लाइनें, बड़े बड़े दफ्तर, है ना? लेकिन पेमेंट्स बैंक का मॉडल एकदम अलग है। इनका जमीन पर कोई फिजिकल ऑफिस या कोई ब्रांच नहीं होती। ये 100% डिजिटल होते हैं, बस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद एक ऐप की तरह। इनका असली मकसद था देश के हर छोटे बड़े इंसान तक डिजिटल लेन देन को पहुंचाना, जिसे वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहते हैं। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि ये संस्थाएं हमारे रेगुलर बैंकों से कितनी अलग हैं। इन पर बहुत सख्त पाबंदियां होती हैं। पहली बात, कोई भी इसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये बैंक ना तो किसी को लोन दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर ये लोन नहीं दे सकते तो पैसे कैसे कमाते हैं? इसका जवाब है सरकारी प्रतिभूतियां। नियम यह है कि इन्हें अपने पास जमा राशि का 75% हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है। वहीं से जो ब्याज आता है, उसी से इनकी कमाई होती है। भले ही इनकी सेवाएं सीमित थीं, लेकिन जरा स्केल को देखिए। 33 करोड़ ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कुल यूजर बेस है। मतलब 30 करोड़ तो सिर्फ वॉलेट यूजर्स थे और 3 करोड़ प्रॉपर बैंक अकाउंट्स। अगर इस नंबर को पर्सपेक्टिव में देखें तो 33 करोड़ की आबादी तो दुनिया के कई बड़े देशों की भी नहीं होती। ये एक विशाल आंकड़ा है। और अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ अकाउंट ज्यादा थे, तो इन फिगर्स पर नजर डालिए। सिर्फ 1 साल के अंदर 485 करोड़ ट्रांजैक्शंस और इनकी वैल्यू करीब 4.6 लाख करोड़ रुपए। ये लेन देन का वॉल्यूम सच में चौंकाने वाला है। जब इतने बड़े और इतने मैसिव लेवल पर काम करने वाले वित्तीय संस्थान पर कोई रेगुलेटरी शटडाउन आता है, तो जाहिर सी बात है पूरे मार्केट में तो भूकंप आएगा ही। भाग 3, चेतावनियों की टाइमलाइन। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतने बड़े सिस्टम को बंद करने की नौबत क्यों आ गई? आइए बिना किसी लाग लपेट के सीधे उन आधिकारिक कारणों को देखते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताए हैं। आरबीआई की जांच और उनके दस्तावेजों के मुताबिक बैंक के ऑपरेशंस में कई खामियां थीं। आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रबंधन का तरीका काफी कैजुअल और लापरवाह था। बार बार चेतावनी देने के बावजूद रेगुलेटरी गाइडलाइंस की लगातार अनदेखी की जा रही थी। और सबसे गंभीर बात, जब बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से मना किया गया था, तब भी बैकएंड से नियमों का उल्लंघन करके कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया जा रहा था। इसके अलावा सिस्टम में करीब 800 करोड़ रुपए ऐसे थे जो बिना रिफंड हुए बस अटके पड़े थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे जुड़ता है। मार्केट में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला था, लेकिन ये टाइमलाइन बिल्कुल अलग कहानी बताती है। देखिए, 2021 में ही आरबीआई ने शुरुआती चेतावनी जारी कर दी थी। 2022 में तो नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक तक लगा दी गई। पूरे 2023 के दौरान लगातार कंप्लायंस रिमाइंडर्स दिए गए और जब बात नहीं बनी, तब जाकर 2024 में बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया गया। तो ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं, बल्कि सालों से चले आ रहे एक लंबे एस्केलेशन का नतीजा था। भाग 4, क्या पेटीएम ऐप बंद हो रहा है? इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के बाद अब वक्त है स्थिति को थोड़ा डी-एस्केलेट करने का। लोगों के मन में जो सबसे बड़ा डर है, आइए उसे एड्रेस करते हैं। क्या मोबाइल में मौजूद पेटीएम ऐप हमेशा के लिए ठप हो जाएगा?
इसका जवाब इनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। इन दोनों संस्थाओं के बीच का जो ये अंतर है, ये सब कुछ साफ कर देता है। स्क्रीन की बाईं तरफ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसी पर गाजगिरी है, इसका लाइसेंस रद्द हुआ है और इसके बैंकिंग काम रोके गए हैं। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है 197 कम्युनिकेशंस, जो मुख्य पेटीएम ऐप को चलाती है। ये ऐप, इसके जरिए होने वाली यूपीआई पेमेंट्स, वो आवाज़ करने वाले साउंड बॉक्स और दुकानों पर लगे क्यूआर कोड्स, ये सब इस अलग एंटिटी का हिस्सा हैं और पूरी तरह से सुरक्षित और चालू हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये पेमेंट्स बैंक एक जॉइंट वेंचर है। इसमें 51% हिस्सेदारी विजय शेखर शर्मा की व्यक्तिगत है और बाकी 49% हिस्सेदारी मुख्य कंपनी 197 कम्युनिकेशंस की है। मजे की बात यह है कि पेमेंट्स बैंक का अपना एक बिल्कुल अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और बिल्कुल इसी वजह से बैंक के इस रेगुलेटरी कोलैप्स का सीधा तकनीकी असर मुख्य ऐप पर नहीं पड़ा। भाग 5, जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तो अपनी जगह है, लेकिन उन आम लोगों का क्या, जिनकी गाड़ी कमाई असल में उस पेमेंट्स बैंक के अकाउंट या वॉलेट में रखी हुई है। इसका आम यूजर्स पर क्या व्यावहारिक प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि पहले भी मेंशन किया था, सिस्टम में अभी भी करीब 800 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। 800 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन यह फंसा क्यों है? दरअसल इसके पीछे कुछ आम कारण हैं। बहुत से ऐसे खाते हैं जो लंबे समय से इस्तेमाल ही नहीं हुए, बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हैं। कुछ अकाउंट्स की केवाईसी पूरी नहीं है, तो कुछ ऐसे खाते हैं जिन्हें संदिग्ध लेनदेन के शक में फ्रीज कर दिया गया था। और कमाल की बात यह है कि कोई भी इन पैसों पर अपना दावा करने सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आरबीआई ने बहुत ही स्पष्ट और एक्शनेबल सलाह दी है। मुख्य रूप से 2 कदम तुरंत उठाने की जरूरत है। पहला कदम, अगर पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो उसे तुरंत किसी दूसरे रेगुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई। दूसरा कदम, अगर पेटीएम ऐप के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल लगातार जारी रखना है तो बस ऐप की सेटिंग्स में जाएं और अपने प्राइमरी लिंक्ड बैंक अकाउंट को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से हटाकर अपने किसी अन्य बैंक खाते पर सेट कर लें। इतना सा करने से सारी यूपीआई सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी। तो इस पूरे मुद्दे को डीकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आरबीआई की इस सख्त कार्रवाई का भारत के बाकी फिनटेक प्लेयर्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस तरह की ब्रांड नेम कन्फ्यूजन से रिटेल निवेशकों के बीच डर का माहौल बनेगा? और सबसे जरूरी बात, क्या आप भारत के फिनटेक इकोसिस्टम में एक नए बेहद सख्त कंप्लायंस वाले युग की शुरुआत हो चुकी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में हमारी डिजिटल इकोनॉमी का रास्ता तय करेंगे। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही अहम और विस्तृत विश्लेषणों के साथ मिलते रहेंगे।